आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का ये सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है और ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी हैं। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एम्बुलेंस में चमत्कार की भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई चादर को दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चढ़ाया गया। ये चादर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वहां चढ़ाई। एक दिन पहले पीएम मोदी ने ये चादर किरेन रिजिजू और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को सौंपी थी। वहीं इस दौरान पीएम ने अजमेर दरगाह के लिए भी चादर भेजी, जो शनिवार को वहां चढ़ाई जाएगी। रिजिजू ने कहा कि वो पीएम मोदी के भाईचारे का संदेश लेकर अजमेर शरीफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का संदेश है, जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर का अखंड पाठ करने का एक और वीडियो सामने आया। इसमें उनके साथ सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठे नजर आए। दरअसल दिल्ली में मनमोहन सिंह के घर पर अखंड पाठ और भोग कार्यक्रम रखा गया। इसी में कई कांग्रेसी नेता भी पहुंचे और मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का एक वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया। इसमें इस ट्रेन की स्पीड का ट्रायल हुआ। दावा है कि ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। इसी वीडियो में पानी से भरा एक गिलास भी ट्रेन के अंदर दिखा, जो स्पीड के बावजूद बिल्कुल भी बाहर नहीं छलका। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कुछ युवक गायक सतिंदर सरताज के कॉन्सर्ट के दौरान पीछे भद्दे तरीके से डांस करते नजर आए। उन्होंने कुछ कपड़े तक उतार दिए। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक परिवार ने एम्बुलेंस में चमत्कार होने का दावा किया। दरअसल वहां वो शख्स जिंदा घर लौट आया, जिसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। करीब 2 हफ्ते पहले पांडुरंग तात्या उल्पे नाम का ये शख्स घर में बेहोश हो गया था। फिर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं रहा। उसके बाद जब उसे एम्बुलेंस से घर ले जाया जा रहा था तो उसकी उंगलियां और हाथ चलने लगे। बताया गया कि उस दौरान ये एम्बुलेंस एक स्पीड ब्रेकर से टकराई। दावा है किसी दौरान झटके से पांडुरंग तात्या के शरीर में हलचल हो गई। फिर परिजनों ने उसे दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया। अब इलाज के बाद वो घर लौट आया है, जिससे परिवार काफी खुश है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बांग्लादेशियों को भारत में अवैध तरीके से बसाने और उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 2 बांग्लादेशियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बांग्लादेशी नागरिकों को असम बॉर्डर के जरिए भारत में घुसपैठ कराता था। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले सिंडिकेट से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। प्योरली एक सिंडिकेट है जो अपने फायदे के लिए काम कर रहा था। वहां पर ये अनीश बांग्लादेश, खुद बांग्लादेशी है, उसका घर परिवार भी अभी बांग्लादेश में है। कुछ लोगों को ये यहां पर काम दिलाता था तो उनसे उसका एक पोर्शन अपने पास रखता था। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को घुसपैठ में मदद करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस की AATS टीम के शिकंजे में आए 2 बांग्लादेशी और 2 भारतीय हैं। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी बिलाल हुसैन और उसकी पत्नी तानिया खान है। इसके अलावा 2 भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम अनिमुर इस्लाम और आशीष मेहरा है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों पर बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में घुसपैठ कराने और फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद देने का आरोप है। पुलिस ने उनके पास से 6 फर्जी आधार, 18 क्रेडिट डेबिट कार्ड, 2 पैन कार्ड, 6 चेकबुक, 2 पासबुक, 2 QR कोड, 1 वोटर कार्ड, भारतीय पासपोर्ट आवेदन और दूसरे कागजात को भी जब्त किया है। पुलिस ने फॉरेनर्स एक्ट
318(2), 319(2), 337, 61(1)(a), BNS और 34 आधार एक्ट के तहत फतेहपुर बेरी थाने में केस दर्ज किया। पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। 28 दिसंबर को हमने 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए और उनसे जो पूछताछ हुई उनसे ये पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ कि किस तरह से ये रैकेट चल रहा था, कैसे वो बांग्लादेश से थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से पहले मेघालय और उसके बाद दिल्ली लोग लेके आते थे और यहां पर उनको फेक और फोर्ज आइडेंटिटी कार्ड बनवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 3 मॉड्यूल पर काम करता था। पहले मॉड्यूल के तहत ये लोग बांग्लादेश की ओर से लोगों को डंकी रूट से भारत में एंट्री करवाते थे। इसके बाद दूसरा मॉड्यूल भारत में इन लोगों को रिसीव करता था और असम में ले जाकर वहां से ट्रेन के रास्ते या दूसरे माध्यम से दिल्ली भेजता था। वहीं तीसरे मॉड्यूल में इन्हें दिल्ली में अवैध रूप से बसने में मदद करते थे और फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करते थे। ये जो हमें एक्यूज पकड़ा है, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है जिसका नाम बिलाल हुसैन है, बिलाल हुसैन अनीश का कजन या ब्रदर है। ये और इसकी वाइफ तानिया खान, बिलाल हुसैन और इसकी वाइफ तानिया खान नेत्रकोना एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का जो बॉर्डर के नजदीक पड़ता है और नियरेस्ट बॉर्डर उनका दुर्गापुर करके जगह है, मेघालय बॉर्डर से लगती है। और मेघालय में काउंटर पार्ट हमारा पड़ता है बागमारा पोस्ट पड़ती है, वहां से इन्होंने डंकी रूट से एंट्री ली थी। पुलिस के मुताबिक वैध भारतीय दस्तावेजों के बिना रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उन्हें वापस भेजने का अभियान चलाया जा रहा है। बिना दस्तावेज वाले घुसपैठियों का पता लगाने के लिए और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एक टीम तैनात की गई थी। पुलिस ने यह भी बताया कि साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस 12 बांग्लादेशियों और 31 अफ्रीकी नागरिकों को साल 2024 में डिपोर्ट करा चुकी है। ये दिल्ली के साउथ डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा है। इसके अलावा साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अभी तक 26 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुका है। दोनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर अभी तक कुल 38 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर चुके हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेश से आए 25 से अधिक अवैध अप्रवासियों की पहचान की है और उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई अब तेज होती जा रही है। अब पुलिस सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की ही पहचान नहीं कर रही, बल्कि उनको भी पकड़ रही है जो अवैध बांग्लादेशियों को न सिर्फ देश में ले आ रहे हैं, बल्कि उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उनको छिपने में भी मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ फेक डॉक्यूमेंट भी उनका बनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन जी हैं। सर, आप ये बताएं कि अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और उनमें से अवैध बांग्लादेशी कितने हैं और कितने वो लोग हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं? अब तक साउथ डिस्ट्रिक्ट ने 2024 में 12 बांग्लादेशी इलीगल तरीके से जो रह रहे थे उनको डिपोर्ट किया है और जो हमने अभी नया केस दर्ज किया है उसमें हमने 4 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें 2 बांग्लादेशी हैं और 2 इंडियन हैं जो इनकी मदद करते थे भारत में आने में और फोर्ज डॉक्यूमेंट बनाने में, पहचान पत्र बनाने में। पुलिस का कहना है कि बांग्लादेशी एजेंट भारतीयों के साथ मिलकर घुसपैठ करा रहे हैं। इस मॉड्यूल का किंगपिन बांग्लादेशी अनीश शेख है, जो 15 साल पहले खुद भारत आया था। इसी ने बांग्लादेश की तरफ अपने एजेंट भी रखे हुए हैं। यहाँ अनीश खुद अपनी पत्नी के साथ इन बांग्लादेशियों को रहने और उनके डॉक्यूमेंट बनाने में मदद करता था। फिलहाल अनीश शेख और उसकी पत्नी फरार हैं। सर, ये जो रैकेट है जो लोग चला रही है, काम कैसे करते? क्या बांग्लादेश में जो रैकेट हैं उनके ये संपर्क में थे और वहां से जो लोग हैं उनको भेजने से लेके यहाँ पर राजधानी दिल्ली या देश के अलग हिस्सों में उनको छिपने में मदद करते थे? जी बिल्कुल, ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने हर पहलू पर जांच की है और पूरे रैकेट का राइट फ्रॉम की किस रूट से आते थे, कौन आदमी इनकी मदद करता था, किस रूट से आके दिल्ली आते थे, यहाँ पर कहाँ रहते थे और कौन आदमी फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेस पे नए पहचान पत्र बनाता था। हर पहलू पर इसकी जांच की गई है और हर पहलू पर जांच करने के बाद कुछ आदमी को आइडेंटिफाई किया गया और गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों की कार्रवाई के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी है। इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं क्योंकि पुलिस अब अनीश शेख और उसकी पत्नी की तलाश में जुटी है। अगर कोई जैसे बांग्लादेशी अगर दिल्ली पहुंच रहा है
तो कुल कितना खर्चा आता था और क्या वो जो करेंसी थी वो इंडियन करेंसी में ये पैसे लेते थे या बांग्लादेशी करेंसी में लेके चेंज करा लेते थे, या फिर यहाँ पर जब उनको वो कहीं काम पे लगाते थे तो उनके काम से जो उनको पैसा मिलता था उसमें से हिस्सा लेते थे? क्योंकि इसमें अभी हमने सिर्फ बिलाल और उसकी वाइफ को ही अरेस्ट किया है, बाकी 6 हमारे आधार कार्ड और मिले हैं जो सस्पेक्ट हैं, जिसपे कार्रवाई जारी है। बट मोटा मोटा जो अभी फैक्ट्स इमर्ज हुए हैं उसमें ये कुछ पैसा डाउन पेमेंट लेते थे, कुछ इंस्टॉलमेंट आने के बाद जब ये काम करेंगे तो उनसे भी ये वसूल करते थे, क्योंकि ये काफी सर्विसेज, खाली इनका काम लाना नहीं था, ये यहाँ पर भी उनको रहने की बाकी व्यवस्था भी कराते थे, तो उसका भी ये पैसा उनसे वसूल करते थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर खूब बवाल भी हो रहा है, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि उसकी जांच में पॉलिटिकल एंगल का कोई मामला सामने नहीं आया है। जिस तरीके से अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं उसके पहले बांग्लादेशी वोटर्स, अवैध बांग्लादेशी वोटर्स को लेकर के काफी पॉलिटिक्स हो रही है, तो क्या जो गैंग पकड़े गए हैं इनमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरीके का कोई लिंक निकल करके सामने आया है कि फेक वोटर आईडी कार्ड बना करके वोट दे रहे हों? नहीं, अभी तक पूरी जांच के दौरान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या वोटर आई कार्ड का अभी इसमें सामने नहीं आया है। दिल्ली पुलिस अब बांग्लादेशी घुसपैठियों और उसके नेटवर्क का खात्मा करने का संकल्प ले चुकी है और लगातार एक्शन जारी है। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराने वाले सिंडिकेट से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु वर्षा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में लागू हुआ ग्रैब 3, बढ़ते प्रदूषण की वजह से फैसला। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अलकालांबा को भी मैदान में उतार दिया। उन्हें कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाया गया, जहां से सीएम आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने अपने चर्चित चेहरों को मैदान में उतारा है। अलकालांबा महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यूपी के कासगंज में हुई चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल 26 जनवरी 2018 को कासगंज जिले में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी। इस घटना के बाद वहां लोगों ने न्याय की मांग को लेकर काफी प्रदर्शन किया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक रिहर्सल कार्यक्रम में नौसेना के 2 अधिकारियों के पैराशूट हवा में उलझ गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों बाल बच गए। ये दोनों अधिकारी वहां रामकृष्ण बीच के पास पानी में गिर गए, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया। यूपी के वाराणसी में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ऐसे में भगवान को भी ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। कहीं भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को ऊनी वस्त्र पहनाए गए हैं, तो कहीं गणेश जी को रजाई ओढ़ाई गई। काशी में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क चुका है। अभिनेता आशुतोष राणा ने दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन में चल रही एक अनोखी लाइब्रेरी का दौरा किया। इस दौरान वो लाइब्रेरी में आ रहे बच्चों से भी मिले। इस लाइब्रेरी को पुलिस और एक एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करना है। खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली में आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बताया। हालांकि उन्होंने दिल्ली को चुनाव से पहले कई सौगातें भी दी हैं और सावरकर कॉलेज का ऐलान भी किया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर जवाब देते हुए जमकर हमला किया और कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं बल्कि बीजेपी में है। वहीं कांग्रेस ने सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। अगर इन लोगों को वोट दे दिया 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे, एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पारा हाई है, टोन सेट हो चुका है। तय हो गया कि यहां से जुबानी जंग और तीखी ही होगी। कमजोर नहीं,
प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव प्रचार में धमाकेदार एंट्री हुई है। सीधा निशाने पर केजरीवाल सरकार रही। चुनाव के अवसर पर आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, जनता से अपील की कि इस आपदा से मुक्ति जरूरी है। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दिल्ली का वोटर दिल्ली को आपदा से मुक्त करने की ठान चुका है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पलटवार केजरीवाल ने भी किया, कहा कि आपदा लाने वाले ही दूसरों को आपदा बता रहे हैं। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। और एक आपदा दिल्ली में आई हुई है, वो है कानून व्यवस्था। और जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, उस काम को लोग आपदा नहीं, आशीर्वाद कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने केजरीवाल के बयानों को ही हमले का हथियार बना लिया। केजरीवाल के कट्टर ईमानदारी वाले बयान पर तंज किया, कहा कि कट्टर बेईमान लोग सत्ता में बैठे हैं जो खुद शराब घोटाले के आरोपों में फंसे हैं। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, फिर उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जवाब केजरीवाल ने भी दिया, कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में उपलब्धियां गिनाने को है नहीं, इसलिए पूरी पार्टी गुमराह करने में जुटी है। अगर उन्होंने 10 साल में काम किए होते तो शायद आज उन्हें दिल्ली के लोगों को इतनी गालियां देने की जरूरत ना पड़ती। वो अपने काम गिनाते, वो गालियां ना देते। जो व्यक्ति काम करता है वो गाली नहीं देता। जब कोई आदमी काम नहीं करता तो फिर उसे गालियां देनी पड़ती है। वो गालियों के बस पे चुनाव लड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले करीब 4,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए बने नए फ्लैट्स का भी उद्घाटन किया और कई लाभार्थियों को फ्लैट की चाबी सौंपी। इस मौके पर भी प्रधानमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बनवाए सीएम हाउस को लेकर जोरदार हमला किया। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। प्रधानमंत्री के शीश महल वाले बयान का भी केजरीवाल ने जवाब दिया, कहा कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है।
2700 करोड़ रुपए का अपने लिए घर बनाने वाला, 8400 करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमने वाला, 10 लाख रुपए के सूट पहनने वाला व्यक्ति, उसके मुंह से शीश महल की बातें अच्छी नहीं लगती। मैं व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता, मैं गाली गलौज की राजनीति नहीं करता। केजरीवाल का इशारा प्रधानमंत्री आवास की ओर था। हालांकि इसकी कीमत की जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वो जिस विमान की बात कर रहे थे वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इस्तेमाल में आने वाली सरकारी विमान है। 4 साल पहले उन्हें सुरक्षा मानकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया था। इसकी कीमत की भी पुख्ता जानकारी अब तक सामने नहीं आई है, बस कयास लगाए गए हैं। दिल्ली चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही दिल्ली के द्वारका में सीबीएसई की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इन सब के बीच दिल्ली यूनिवर्सिटी में सावरकर के नाम पर नया कॉलेज का ऐलान भी किया गया है। इसे केजरीवाल के हिंदुत्व वाले कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी तो कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही, पर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की है। सूरजमल विहार में, पूर्वी कैंपस और द्वारका में पश्चिमी कैंपस पर अब तेजी से काम होगा। वहीं नजफगढ़ में वीर सावरकर जी के नाम पर नया कॉलेज भी बनने जा रहा है। हमारी एक मांग है कि दिल्ली में स्थापित हो रहा है कॉलेज, सावरकर जी का बहुत नाता दिल्ली से नहीं रहा है। वो अपने आप को महाराष्ट्र के आसपास वहां इससे भी बड़ी चीज उनको दे, अगर देने की इरादा है। ये दिल्ली चुनाव के पहले क्यों? क्या माहौल को सांप्रदायिक बनाना है या माहौल को ध्रुवीकरण करना है? यहाँ तो बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, क्रांतिकारी भी हुए, तो उनके नाम से क्यों? जो लोग दिल्ली की सियासत करीब से देख रहे हैं, उनका मानना है कि दिल्ली में असल टक्कर तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालांकि कांग्रेस इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की भरपूर कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 721 अंक टूटकर 79,223 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 184 अंक खसला, ये गिरकर 24,005 पर आ गया। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना स्थिर रहा, यानी इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में फिलहाल 10 ग्राम सोने की कीमत 79,700 रुपए है। हालांकि चांदी फिसली, इसकी कीमतों में 230 रुपए की कमी आई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 90,400 रुपए हो गई। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 4 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 79 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सरकार के सख्त कदम की। यूपी में लोगों को अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन बहुत भारी पड़ सकता है। राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। यूपी में किसी भी गाड़ी का अगर बार बार चालान कटा तो उसके मालिक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यातायात नियमों को तोड़ने वाले बाइक, कार और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वालों की पहचान की जाएगी। जो वाहन चालक लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनका न सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा, बल्कि कमर्शियल वाहनों का परमिट भी रद्द किया जाएगा। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए वाहनों में तेज आवाज करने वाले साइलेंसर और हॉर्न हटाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम योगी ने नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने को लेकर मिल रही शिकायतों को लेकर भी अधिकारियों को कड़ा एक्शन लेने का आदेश दिया है। इसके अलावा गाड़ी में सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट न लगाने को लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में उन जगहों की पहचान कर लें जहां सड़क हादसे ज्यादा होते हैं। हादसों की वजह पता कर उसे दूर करने की कार्य योजना बनाएं। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्कूल में रोड सेफ्टी क्लब की तरह हर जिले में रोड सेफ्टी पार्क बनाया जाए और बसों की फिटनेस का भी ख्याल रखा जाए। ट्रैफिक नियमों को लेकर
दुनिया भर के देशों में भी सख्त कानून है और छोटी सी गलती के लिए लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है। यूके में नियमों का उल्लंघन करने पर पेनल्टी पॉइंट मिलते हैं। अगर 3 साल में 12 पेनल्टी पॉइंट हुए तो व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाता है। इसी तरीके से जापान में भी पॉइंट सिस्टम के तहत 25 पेनल्टी पॉइंट होने पर उस व्यक्ति के ड्राइविंग करने पर रोक लग जाती है। जाहिर है कि सड़क पर सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए भारत समेत सभी देशों में मोटर वाहन कानून बने हैं। फिलहाल यूपी में योगी सरकार के रोड सेफ्टी को लेकर उठाए गए सख्त कदमों पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। अब योगी जी ने कहा है कि अगर किसी का बार बार चालान कट रहा है, मतलब वो बार बार अगर ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है तो उसका लाइसेंस आप कैंसिल कर दीजिए। आपके लिहाज से ये अच्छा या बुरा? हमारे हिसाब से ठीक है भाई। यदि योगी जी ने ये निकाला है तो ठीक ही निकाला, क्योंकि बार बार कोई ना तो रूल तोड़ेगा ना कोई कुछ करेगा, अपने कायदे से चलेगा, सब चीज ठीक होगी। तो इसलिए ये तो ठीक है, ये ठीक है। जो गलती करेगा देखो एक बार सोचेगा चालान तो बार बार भर जाएगा। अब तुम रेड बत्ती तोड़ दो या कुछ भी तोड़ दो, चालान तो भर जाएगा ना। तो उस चीज को लेकर ये ठीक किया है। क्या लग रहा है आपको कि ये डिसीजन सही है? बिल्कुल डिसीजन अच्छा है ये, क्योंकि क्या है, जिससे क्या है, यही बात कि बार बार चालान कटेगा नहीं। लोग की डेट में क्या है, लोग चालान कट गया, चल भाई चालान काट दे, घर बैठे कोई बात नहीं, भर देंगे। भरना होता नहीं है। अभी भी देखोगे तो 2-2, 3-3 साल के चालान पेंडिंग पड़े होते हैं, कोई वो नहीं होता, मैटर ही नहीं करता। अब क्या है, जब लाइसेंस सीज हो जाएगा ना तो आदमी को खुद लगेगा कि हाँ भाई सेफ्टी से अपना चलना है। और सेफ्टी अच्छी बात है भाई, हेलमेट लगाओगे तो हमारी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट इतना सोच रही है, तो यूज ही करना चाहिए। अपने नियम से चलते हैं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। हर साल लगभग 25,000 से ज्यादा मौतें होती हैं यूपी में सिर्फ सड़क हादसों की वजह से। लग रहा है कि ये कदम जरूरी था इन हादसों को रोकने के लिए? बहुत जरूरी था। देखिए, अगर हम तो ये चाहते हैं कि जो योगी बाबा ने किया है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि आज ये कदम उठा है तो जाहिर सी बात है कि जो जनता है वो डिसिप्लिन पे रहेगी, चालान नहीं होगा। अगर जनता ये बात समझ जाए कि हमारा चालान ना हो तो वो डिसिप्लिन में रहेगा। रेड लाइट है या फिर चालान रॉन्ग साइड है तो वो वापसी में जाएंगे नहीं, रॉन्ग साइड नहीं चलेंगे, चालान नहीं होगा। अगर ये लाइसेंस रद्द हो रहा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज पर। जिसका बार बार चालान कटे उससे गाड़ी छीन लो, उसका लाइसेंस रद्द कर दो। ठीक है डिसीजन ये? सही है भाई, सही है। क्या ऐसा भी है कि लोगों को लगता है कि 100, 200, 500 हजार चालान होके क्या ही हो जा रहा है, इसलिए भी लोग तोड़ते हैं बार बार? जब तक रूल्स हम स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे, रूल्स को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, तब तक इससे काम नहीं चलने वाला है। हमको रूल्स स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट बनाने पड़ेंगे। जो हम चालान 100, 200, 500 रुपए आजकल कोई भी दे देता है। ठीक है। दूसरा, हमारे जो प्रशासन है उसको भी ऑनेस्ट रहना पड़ेगा इस चीज के लिए। अंडर द पॉकेट बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि चलो ठीक है 500 रुपए दे के मैं निकल जा रहा हूँ, 2000 रुपए का चालान है, मैंने 500 रुपए दे दिए, आगे से दे दिए, पीछे से दे दिए, हो गया काम। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक रूल्स ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्ट आप नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और रही अब 10 मिनट में एम्बुलेंस मिलने का दावा, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपके लिए चलते हैं डिजिटल करीब। अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एम्बुलेंस की भी सुविधा मिल सकेगी। ब्लिंकिट ने इस सेवा की शुरुआत दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में की है। दावा है कि बुकिंग के बाद 10 मिनट में एम्बुलेंस आपके सामने खड़ी होगी। वहीं बताया जा रहा है कि इस सेवा को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर शुरू करने की कोशिश है। फिलहाल 5 एम्बुलेंस गुरुग्राम के लिए शुरू की गई हैं। कंपनी के मुताबिक 2000 रुपए में एम्बुलेंस की बुकिंग हो सकती है, लेकिन इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल वहां फेस रिकॉग्निशन ऐप की मदद ली जाएगी ताकि वहां आने वाले हर संदिग्ध शख्स की तस्वीर का रियल टाइम मिलान किया जा सके। यूपी एटीएस, एसटीएफ और सभी जिला यूनिट के डेटाबेस को फेस रिकॉग्निशन ऐप के जरिए जोड़ा गया है। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट के आधार पर भी संदिग्धों का डेटाबेस तैयार किया गया है। किसी भी संदिग्ध के नजर आने पर पुलिस टीम सीधे डेटाबेस से मिलान करेगी। इसके अलावा कुंभ के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ पुलिसकर्मी भी संदिग्धों की वीडियोग्राफी करेंगे। वहीं इस बार कुंभ में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को भी सादे कपड़ों में तैनात किया जाएगा। नए साल पर यूपीआई प्लेटफॉर्म फोन पे और गूगल पे को भारत में बड़ी राहत मिली है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर मार्केट शेयर कैप लागू करने की समय सीमा 2 साल के लिए बढ़ा दी है।
अब ये सीमा दिसंबर 2026 तक लागू नहीं होगी। मार्केट शेयर कैप का प्रस्ताव 2020 में दिया गया था, जिसका मकसद किसी भी यूपीआई पेमेंट को 30% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी रखने से रोकना था। इसका मकसद कंपटीशन बढ़ाना और मोनोपोली रोकना था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। इसी कड़ी में आज बात रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की, जो वाकई समाज के लिए बड़ा काम कर रहा है। दरअसल ये बिना बिलिंग काउंटर वाला अस्पताल है। यहाँ निःशुल्क इलाज होता है। ये अस्पताल हार्ट पेशेंट बच्चों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। यहाँ अब तक 35,000 से ज्यादा बच्चों की निःशुल्क हार्ट सर्जरी हो चुकी है। बच्चे माँ बाप की दुनिया होते हैं और माँ बाप बच्चों के भगवान। ऐसे में अगर कोई बच्चा हृदय रोग से पीड़ित हो जाए और माता पिता के पास इलाज के लिए पैसे ना हो, तो सोचिए क्या गुजरती होगी उन पर। ऐसे ही लाचार माता पिता का सहारा बनकर पिछले 13 सालों से खड़ा है रायपुर का श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल, जो अपने आप में अनूठा है। इसकी बनावट बिल्कुल हृदय के आकार की है और ये है भी भारत के बिल्कुल दिल में, यानी मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। इसकी सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि हर अस्पताल की तरह यहाँ कोई बिलिंग काउंटर नहीं है, क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत ही नहीं है। यहाँ गरीबों का मुफ्त में इलाज होता है। सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर का, जो एक हार्ट के शेप में है, ट्रेडमार्क भी इसका यही है कि ये भारत के बिल्कुल सेंटर पर लोकेटेड है और बिल्कुल दिल के शेप में है। अगर आप इसे ड्रोन शॉट में हम आपको जो दिखा रहे हैं उसमें देखेंगे तो ये दिल के शेप में ये हॉस्पिटल है। और सबसे खास बात इस संजीवनी हॉस्पिटल की ये है कि बिल्कुल संजीवनी की तरह है। ये वही संजीवनी है जो यहाँ पर बच्चों की जान बचाता आया है और ये इस पूरे ट्रीटमेंट को 12 से 13 साल हो चुके हैं। 35,000 पीडियाट्रिक सर्जरीज हो चुके हैं और कंसल्टेशंस हो चुके हैं और ये सारी चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जी हाँ, ये एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पर कोई भी बिलिंग काउंटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आंकड़े बताते हैं कि देश में हर साल 2 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म से ही हृदय रोगी होते हैं, जिनमें से हर 5 में से 1 बच्चे को तत्काल इलाज की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल पाता क्योंकि इसमें इलाज का खर्च बहुत आता है। लेकिन सत्य साई संजीवनी अस्पताल में ऐसे हृदय रोगों का इलाज मुफ्त होता है। 2012 में खोले गए इस अस्पताल में अब तक 35,000 से ज्यादा बच्चों की सर्जरी हो चुकी है। यहाँ जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों का मुफ्त इलाज होता है। एक आइडेंटिटी होता है जी, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आधार कार्ड, कभी कभी छोटे छोटे बच्चों की तो आधार नहीं होती, फिर हम माता का आधार या पिता का आधार लेते हैं और उसके माध्यम से सर्जरी कर देते हैं। बस इतना ही है, वेरी सिंपल है। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो ये क्लास का होना बड़ा, वो कुछ नहीं है। जैसा यहाँ लिखा है ना, सबसे प्रेम सबकी सेवा, यही तो संजीवनी की मूल मंत्र है। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी ये होती है, एक माँ को अपने बच्चे को वापस हंसते खिलते दे दिए तो उससे बड़ी खुशी हमें और कुछ नहीं होती। ये शिवांगी है। 14 साल की शिवांगी अब एक शानदार डांसर है। ये भी हृदय रोग से पीड़ित थी। यही इनकी सर्जरी हुई है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। न सिर्फ इलाज बल्कि खाना पीना और रहना भी फ्री में हुआ। पहले तो मैं जब से बर्थ हुआ था मेरा, उस टाइम से ही हार्ट पे होल था, तो मम्मी पापा को शायद पता चला। उसके बाद कुछ साल वेट करने के बाद किसी ने बताया कि ये हॉस्पिटल है, यहाँ हार्ट प्रॉब्लम है, जितने भी बच्चों को होता है वो सब ठीक हो जाता है। और बाकी फीस वगैरह का उतना पता नहीं चला था। यहाँ आने के बाद शायद पता चला कि फ्री में होता है। ये लोग सब पैसे लेते हैं, मैं नहीं कर पाती। शायद अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाता या नहीं हुआ रहता तो मैं ये डांस नहीं कर पाती। कृति वर्मा भी जब यहाँ आई थी तो उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, ना ही कोई सहारा था, लेकिन अब वो एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, इसी अस्पताल की बदौलत जिसने उसे नई जिंदगी दी। ऑपरेशन 2012 में हुआ था। मैं जब यहाँ पर आई थी
हमें किसी ने बताया था, डॉक्टर ने ही बताया था कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर फ्री ट्रस्ट है जो कि ऑपरेशन करते हैं, सत्य साई हॉस्पिटल है। तो मम्मा ने और हम सब यहाँ पर आए, और जब यहाँ पर आए तब डेवलप चल रहा था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 2012 में ऑपरेशन हुआ मेरा, और बहुत अच्छे से हुआ। मेरी 5 डेज में मेरी डिस्चार्ज हो गया था, मेरे को डिस्चार्ज कर दिया गया था 5 डेज। ऑपरेशन हो गया, उसके बाद से मुझे ये सब कोई परेशानी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मैं बढ़िया हूँ, अच्छी हूँ अब। रायपुर के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल की सेवा 25 राज्यों और दुनिया भर के 21 देशों तक पहुंच चुकी है। ये अस्पताल कौशल विकास की दिशा में भी काम कर रहा है। ये कौशल विकास संस्थान में 10वीं या 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए 1 साल का निःशुल्क सेवा भी देता है। ये चमत्कार, ये जो एक रियलिटी है श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल की, ये रायपुर में स्थित है। ऐसे ही 3 और सेंटर्स है पूरे भारत में, यानी टोटल कुल 4 सेंटर्स हैं, और यहाँ पर हजारों की तादाद में रोज पेशेंट्स आते हैं, पूरे भारतवर्ष से आते हैं। और इसके अलावा 21 ऐसे देश हैं जहां से पेशेंट्स आके अपना मुफ्त में इलाज कराकर यहाँ से वापस जाते हैं। तो ये संजीवनी बूटी की तरह ये जो अस्पताल है, ये 13 साल से लोगों को फ्री में सर्व कर रहा है। सुमी केवाल पटेल, रायपुर, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।